नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बिरादर। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हम चर्चा करने जा रहे हैं और वो सब्जेक्ट है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्री बिजनेस 2021। अभी 2021 में क्या चेंजेस या फिर एग्री बिजनेस में कौन से कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो ट्रेंड आ रहा है 2021 का, उसमें कौन सी बातें आपको ध्यान रखना चाहिए, या फिर अपने भारत देश में अगर बिज़नेस करना है, एग्री बिज़नेस करना है, तो कौन सी कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हमारी अभी पड़ी है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे यहाँ अभी है क्योंकि भारत का मार्केट अभी शुरू हो रहा है। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स वेयर द अपॉर्चुनिटीज़ आर लाइंग, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। तो चलो हम शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, पहले ये देखते हैं कि ये जो एग्री बिजनेस का कंपोनेंट्स अलग अलग हमारे भारत देश में है वो कौन से। मैं आज 13 ऐसे कंपोनेंट्स की बात आपके सामने करने जा रहा हूँ। बेसिकली अगर चाहे तो ये बहुत ही बड़ा सेक्टर है क्योंकि 13 भी हो तो उसमें बहुत सारी, मतलब इसमें इन डेप्थ है बहुत। हर एक जो कंपोनेंट है बहुत है, उसमें एक एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री मतलब समाई हुई है, इतना डेप्थ है उसमें। तो उसके बारे में हम पहले चर्चा करेंगे कि ये अलग अलग जो 13 कंपोनेंट्स है ये कौन से हैं। पहला हम देखेंगे कि डिमांड ड्रिवन एग्रीकल्चर। देखिए, ये डिमांड ड्रिवन एग्रीकल्चर जो बेसिकली क्या है। डिमांड ड्रिवन एग्रीकल्चर लॉजिस्टिक सिस्टम फॉर पोस्ट प्रोडक्शन ऑपरेशंस सच एज प्रोड्यूस एग्रीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग। देखिए, एग्रीकल्चर तो आज तक डिमांड ड्रिवन नहीं रहा है। मतलब मुझे कुछ जो लगता है खाने के लिए या फिर मेरे फैमिली को सर्वाइव करने के लिए, तो वो डिमांड ड्रिवन होना चाहिए एग्रीकल्चर लॉजिस्टिक सिस्टम। तो वो जो पोस्ट प्रोडक्शन वैल्यू चेन हम जिसको बात करते हैं, जिसमें बहुत सारी बातें हैं, जैसे प्रोड्यूस एग्रीगेशन। प्रोड्यूस एग्रीगेशन का मतलब है कि जैसे एक ही अगर कौन सा क्रॉप है तो उस क्रॉप को लेकर उसका एग्रीगेशन चाहिए। एग्रीगेशन का मतलब है जैसे वीट का हम देखेंगे, वीट एक क्रॉप का देखेंगे, उस क्रॉप के बेसिस पे उसका पूरा एग्रीगेशन, मतलब उसका पोस्ट प्रोडक्शन का जो फैसिलिटीज़ है वो पूरा फैसिलिटीज़ वहाँ चाहिए हमको। तो उसके रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, ये पूरा उसमें चाहिए। तो दैट इज़ द फर्स्ट एंड दैट इज़ कॉल्ड डिमांड ड्रिवन एग्रीकल्चर लॉजिस्टिक सिस्टम। से बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द सेकेंड, एग्रीकल्चर वैल्यू सिस्टम एज एन इंटीग्रेशन ऑफ द सप्लाई चेन टू ड्राइव मार्केट लेड वैल्यू सिस्टम। देखिए, इसमें एग्रीकल्चर वैल्यू सिस्टम का मतलब है ये पोस्ट प्रोडक्शन वैल्यू सिस्टम, जो वैल्यू एडिशन चाहिए हमको, तो ये हर एक लेवल पे होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे देश में अभी इस चीज़ का बहुत ही प्रॉब्लम है। यहाँ हमने अभी बहुत लैकिंग है क्योंकि वैल्यू सिस्टम हमारे यहाँ, वैल्यू चेन हमारे यहाँ बहुत ब्रोकन है, टूटी हुई है, इसलिए ही बहुत प्रॉब्लम आते हैं। इसका मतलब क्या है कि देखिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे ये वैल्यू सिस्टम का इंटीग्रेशन होना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। So it is very important to have the integration of this system, and hence it is very important to see that उसमें देखिए सेकेंड, उसमें नीचे ऐसे है कि हाँ, प्लेटफॉर्म्स टू प्रमोट इंडिविजुअल वैल्यू चेन्स टू कोलैबोरेट एंड इंटीग्रेट इनटू सेक्टर वाइज सप्लाई चेन। देखिए, इसका क्या मतलब है। प्लेटफॉर्म्स टू प्रमोट इंडिविजुअल वैल्यू चेन्स, इंडिविजुअल क्रॉप का एक सेपरेट वैल्यू चेन हमको चाहिए। देखिए, हर क्रॉप अलग होता है। जैसे फ्रूट्स अलग होते हैं, जैसे फ्रूट्स के लिए वैल्यू चेन पेरिशेबल है, इसलिए अलग वैल्यू चेन सिस्टम है। जैसे ग्रेन के लिए अलग वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम का मतलब है कि प्रोसेसिंग, पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सभी चीज़ों के लिए हमको जो पूरा नेटवर्क चाहिए, वैल्यू सिस्टम चाहिए, ये अगर हमको नहीं मिली तो वी आर नॉट एबल टू एक्चुअली गेट द बेनिफिट ऑफ दिस क्रॉप्स। इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।
सो अभी तीसरा हम देखेंगे, तीसरा ये क्या है। तीसरा है कि फार्मर सेंट्रिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम बाय रिस्ट्रक्चरिंग फॉर अ न्यू मार्केट आर्किटेक्चर। अभी देखिए फार्मर सेंट्रिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, देखिए अभी जो सिस्टम हमारे देश में है, कोई भी अगर हमारा किसान भाई कुछ हमारे खेत में तैयार करता है जो कुछ फसल है, तो उसके बाद वहाँ जाके इनको एपीएमसी में या फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी में उनको बेचना पड़ता है, सेल करना पड़ता है। तो अभी जो सिस्टम है तो उसको लेके थोड़ा सा मतलब ये डिमांड फार्मर ड्रिवन नहीं है, फार्मर सेंट्रिक नहीं है। तो फार्मर सेंट्रिक का क्या मतलब है कि अगर मैं फार्मर हूँ, किसान हूँ, तो मैं प्रोडक्शन करता हूँ मेरे खेत में, तो उसे मुझे जो उसका वैल्यू चाहिए, उसका कीमत चाहिए, तो वो मुझे चाहिए। तो दैट कैन बी गिवन ओनली इफ़ वी आर फोकसिंग ऑन द फार्मर सेंट्रिक एग्रीकल्चर मार्केट। उसमें देखिए एपीएमसीज है या फिर प्राइमरी होलसेल मार्केट्स है, प्राइमरी रिटेल एग्रीकल्चर मार्केट्स है। देखिए एग्रीकल्चर रिटेल मार्केट्स का मतलब गांव लेवल पे, अभी जो मंडीज़ है बहुत सारे हमारे देश में, वो तालुका स्तर पर है या जिला लेवल पे है। अभी गांव लेवल पे या कोई बड़ा गांव है, वहाँ हमारे यहाँ वो फैसिलिटीज़ नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ये फिजिकली भी हो सकता है, ये ऑनलाइन भी हो सकता है। इसलिए यहाँ ऑनलाइन या फिर उसको हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू फैसिलिटेट पैन इंडिया मार्केट, पूरा देश में ये एग्रीकल्चर मार्केट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ही चलते हमको ये बेनिफिट मिलने वाला है। देखिए अल्सो इंटीग्रेटिंग द डोमेस्टिक मार्केट विथ एक्सपोर्ट मार्केट। देखिए कुछ चीज़ें बहुत सारी हमारे देश में ऐसी है जो एक्सपोर्ट हो सकती है, उसका बहुत वैल्यू है, उसका महत्व है उसको, लेकिन हम समझना चाहिए हमें। क्योंकि देखिए एक्सपोर्ट अगर होता है तो उसमें बहुत अच्छा उसको कीमत मिलेगा, बहुत मार्केट मिलेगा और को अच्छा पैसा हमारे किसान भाई को मिलेगा। आज ये फैसिलिटी अवेलेबल इसलिए है कि हमारे देश में इंटरनेट का बहुत अच्छा नेटवर्क अभी हुआ है, इसलिए ऑनलाइन मार्केट इज शुड बी इंटीग्रेटेड टू द एक्सपोर्ट मार्केट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये तीसरा है, देखिए ये तीसरा कंपोनेंट है। उसके बाद में हम अगर फोर्थ कंपोनेंट डिस्कस करेंगे तो दैट इज, देखिए ये क्या है चौथा, डेवलपिंग हब एंड स्पोक सिस्टम एट द बैक एंड एज वेल एज फ्रंट एंड टू फैसिलिटेट एंड प्रमोट एग्री वैल्यू सिस्टम। अभी इसका क्या मतलब है? हब एंड स्पोक का क्या मतलब है? हब एंड स्पोक का मतलब है, जैसे हब बोले तो जो अगर व्हील रहता है ना, हमारा जो चक्र रहता है, जो साइकिल हमारी होती है, साइकिल का जो चक्र होता है, चाक होता है, उसको हम बोलते हैं। तो उसका सेंटर जो होता है उसको हब बोलते हैं, जहाँ से मतलब जो रोटेट होता है, जहाँ उसको हम हब बोलते हैं। तो और स्पोक्स का मतलब वो पूरा जो हमारी तारें होती है उसको अटैच करने के लिए, उसको स्पोक बोलते हैं। तो हब एंड स्पोक का मतलब क्या है? जैसे एक ही जगह हमको अगर मतलब फार्मर लेवल पे अगर ये पूरा सिस्टम ये इसका फैसिलिटेट हो जाए एक ही जगह, और उसका पूरा सिस्टम जैसे फार्मर सेंट्रिक ये सिस्टम अगर डेवलप किया जाए तो इसका कोई मतलब कोई जवाब नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों इसमें क्या बोलता है वो कि एग्री वैल्यू सिस्टम विच इंक्लूड कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट प्रोवाइडर्स। जैसे इनपुट प्रोवाइडर्स का मतलब क्या है? जैसे हमको फर्टिलाइजर्स लगता है, सीड लगता है फार्मर को और हमको इसको बहुत सारे मैकेनाइजेशन के लिए हमको मशीन्स लगती है। तो ये इनपुट प्रोवाइडर्स का भी कॉम्बिनेशन चाहिए। इसके साथ ट्रांसपोर्टेशन मतलब पोस्ट हार्वेस्ट के बाद वेयर हाउसिंग है, होल सेलर्स है, फूड एंड एग्रो प्रोसेसर्स, रिटेलर्स, ये सभी का अगर कॉम्बिनेशन हो, हब एंड स्पोक मॉडल अगर तैयार हो तो दैट इज़ नथिंग लाइक दैट, उसके जैसा बहुत अच्छा मॉडल नहीं हो सकता। इसीलिए इसकी आज आवश्यकता है, इसकी आज ज़रूरत है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चौथा पॉइंट है दोस्तों। इसके बाद में जो फिफ्थ पॉइंट है, पांचवा, मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम टू प्रोवाइड डिमांड लेड डिसीजन मार्केट सपोर्ट सिस्टम। इसका क्या मतलब है? मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम मतलब ये है कि मुझे किसान को
जो मार्केट में अभी क्या दर चल रहा है, क्या प्राइसेस चल रही है, क्या रेट चल रहा है किसी भी कमोडिटी का, एग्रीकल्चर क्रॉप्स का जो रेट चल रहा है वो क्या चल रहा है, उसको अगर मुझे पता चला तो, और वो भी अगर एडवांस में पता चला, तो मैं वो जो क्रॉप है मेरे खेत में मैं उगाऊंगा, लगाऊंगा, तो उसके चलते मुझे उसमें पैसा ज़्यादा मिलेगा। टू प्रोवाइड डिमांड लेड डिसीजन, डिमांड लेड, उसका अगर डिमांड ज़्यादा रहेगा तो मुझे उसका पैसा मिलेगा। उसकी तरह से इसी को हम मार्केट इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो फोरकास्टिंग सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डिमांड एंड सप्लाई, देखिए उसका अगर कुछ सिस्टम ऐसा हो, अगर मुझे मतलब while I am sowing my क्रॉप, अगर मुझे पता चलता है कि इस क्रॉप को अगर अच्छा दाम मिलने वाला है तो आई विल गो फॉर दैट, मैं उसके लिए जाऊंगा, मैं मेरे खेत में वो क्रॉप लगाऊंगा क्योंकि मुझे फ़ायदा मिलने वाला है, मुझे प्रॉफिट मिलने वाला है उसका, इसीलिए। एंड क्रॉप एरिया एस्टिमेशन टू एड प्राइस स्टेबिलाइजेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि आज क्या होता है, देखिए प्राइस स्टेबिलाइजेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये है कि देखिए अगर आज मेरे गांव में कुछ 1000 एकड़ एरिया है, तो वहाँ मैं मुझे अच्छा समझो मैं मिर्च लगाता हूँ, मिर्ची, या फिर मैं एक वेजिटेबल लगाता हूँ। क्या होता है फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार इस साल मुझे इसको बहुत अच्छी कीमत मतलब मिलती है, इसीलिए मैं वो लगाऊंगा। लेकिन अगर आपको देख के सभी गांव के लोग अगर वही एक ही क्रॉप लगाएंगे तो आप मार्केट में उसका बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं सप्लाई होने के कारण उसका रेट गिर जाएगा। तो इसको बोलते हैं मतलब डिमांड एंड सप्लाई मैनेजमेंट। तो उसके लिए इसका उसमें रिस्क है, इसीलिए ये इसका अगर इंटेलिजेंस तैयार हो, अगर मार्केट इंटेलिजेंस तैयार हो तो इसमें बहुत फ़ायदा है दोस्तों। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, पांचवा। अभी इसके बाद देखिए प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर। अभी जो देखिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मतलब अभी हमारे देश में अगर फ्लड आता है या फिर हमारे देश में कुछ सूखा आता है या फिर हमारे देश में पानी नहीं मतलब बारिश नहीं आती है या फिर हमारे देश में कुछ प्रॉब्लम होता है, कोई भी अगर हम मतलब नेचुरल कैलामिटीज़ हम उसको बोल सकते हैं, तो उसमें वो नहीं आता क्रॉप, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। या फिर आज इसीलिए क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर का मतलब ये कि हमारा जो कृषि है आज का तो पूरा डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेट बेस है ये, इसीलिए उसको क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर उसको रजिस्ट कर सके ऐसा। उसमें क्या क्या हमको चाहिए, तो उसमें रेनफेड एग्रीकल्चर, जैसे अगर ड्राई लैंड हो, हमारी ज़मीन में पानी ही नहीं है, तो कैसे उसको हम मतलब कृषि करें। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, उसमें हम कैसे एग्रीकल्चर करें, इकोलॉजी कैसे करें, इकोलॉजी का हम मेंटेन कैसे करें। वाटरशेड मैनेजमेंट मतलब पानी कम अगर भी हो तो उसको हम कैसे मैनेज करें। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब एकत्रीकरण जिसको हम बोलते हैं, एकात्मिक खेती उसको हम बोलते हैं, वो कैसे हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे हो, एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग कैसे हो। जैसे एग्रो क्लाइमेट का मतलब जिसी मतलब जैसे एरिया में हम जाए, बहुत सारे एरिया में हमारे भारत देश में हैं जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है वे, तो वहाँ सब अलग है, जहाँ बारिश अलग है, मतलब वहाँ पानी अलग है, पानी का मतलब पानी तो सेम है लेकिन बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस है। तो ये डिफरेंसेस होने के कारण भी हम वहाँ कैसे हमारा क्रॉप उगा सके, कैसे हमारा क्रॉप को डेवलप कर सके, इसका प्लानिंग हमको चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अभी सातवां देखेंगे, सातवां उसमें ये है कि इफ़ेक्टिव इनपुट मैनेजमेंट अचीविंग रिसोर्स यूज एफिशिएंसी। देखिए इनपुट मैनेजमेंट का क्या मतलब है, इफ़ेक्टिव इनपुट मैनेजमेंट। देखिए हमारे यहाँ ना, हमारे देश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब कम होती है। जैसे मेरे पास कुछ ही ज़मीन है, 4 एकड़ ज़मीन है, 5 एकड़ ज़मीन है, उस ज़मीन से मैं ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कम से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे निकालूं यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेस। मतलब उसमें कम पानी हो,
कम फर्टिलाइजर्स हो, कम मतलब कुछ सीड्स हो, या फिर लेबर, उसको मैकेनाइजेशन जो हम करते हैं लेबर कम हो, मतलब मेरा एक्सपेंसेस कम हो, और अगर उसमें एक्सपेंसेस कम हो जाए तो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड रिसोर्स यूज एफिशिएंसी। तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें रिड्यूस द लॉसेस। अभी अगर कुछ लॉस भी होता है तो कैसे लॉसेस उसको हम कम करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वाइल इंश्योरिंग सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हमको चाहिए। देखिए, हमको अलॉन्ग विथ प्रोडक्शन को बढ़ाना है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी ज़मीन को, हमारे निसर्ग जो है, हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है, उसको भी हमको बचा के रखना है। हमारी जो देश की जो ज़मीन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज़मीन के ऊपर ही आज हमारा जो क्रॉप उगता है, तो उसको भी हमको संभालना है। तो वो संभाल के हमको रिसोर्सेस का संभाल के हमको ज़्यादा कैसे प्रोडक्शन मिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 7वां पॉइंट है इसमें। और उसके बाद अभी एनहांस प्रोडक्शन थ्रू प्रोडक्टिविटी। अभी ये क्या है? टू अचीव एंड सस्टेन हायर प्रोडक्शन आउट ऑफ लेस। देखिए, प्रोडक्शन हमको बढ़ाना है थ्रू प्रोडक्टिविटी। अगर हमारा एरिया भी कम हो, एरिया भी हमारा लेस हो, उसमें ही हमको प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, यूजिंग द लेस रिसोर्सेस। रिलीज लैंड एंड वाटर रिसोर्सेस, डाइवर्सिफाई इनटू हायर वैल्यू फार्मिंग फॉर इन्हांस्ड इनकम। अभी अगर पानी भी कम हो और ज़मीन भी कम हो, तो उसके चलते ही हमको ये करना है। तो एनहांसिंग प्रोडक्शन थ्रू प्रोडक्टिविटी, ये भी उसमें है। अभी 9th ये जो कौन सा है हम देखेंगे, फार्म लिंक्ड एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर एक्टिविटीज़ लाइक KVIC। देखिए, फार्म लिंक्ड एक्टिविटीज़ अभी क्या होती है? फार्म लिंक्ड एक्टिविटीज़ का मतलब है जैसे कि हमारे जो खेत, जहाँ हम फार्मिंग करते हैं, किसानी करते हैं हमारे देश में, उसके साथ साथ अगर डेयरी फार्म हो, हम अगर कुछ डेयरी फार्म करते हैं, या फिर हम मतलब गोट फार्मिंग करते हैं, या फिर हम अलग ऐसी जो वैल्यू एडेड जो हम हमारे फार्म लिंक्ड बिजनेसेस करते हैं, जिसकी वजह से, जैसे MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उसमें हम कुछ डालते हैं जिससे हमारा पैसा मिलता है। तो दैट इज़ नथिंग लाइक दैट। उसमें फॉर प्रोमोटिंग फार्म एंड ऑफ फार्म इनकम, जैसे फार्म का भी इनकम है, हमारे खेती का भी, और नॉन फार्म अपॉर्चुनिटीज़ टू फैसिलिटेट द प्रोड्यूस एंड कैप्चरिंग द मोर मार्केट वैल्यू। उसको इसीलिए क्या होगा कि हमको ज़्यादा उसमें मतलब इनकम मिल सकता है, ज़्यादा उसमें हमको पैसा मिल सकता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, इसलिए अभी ये हमको चर्चा करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अभी 10वां पॉइंट कौन सा है? एग्रीकल्चर रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट इंक्लूडिंग ड्रॉट मैनेजमेंट। एग्रीकल्चर रिस्क असेसमेंट, अभी जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि एग्रीकल्चर में बहुत सारी रिस्क रहती हैं। कृषि ऐसा क्षेत्र है जहाँ बहुत सारी फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे मतलब हम वेदर फोरकास्ट, जैसे वेदर की हम बात करते हैं, वेदर हमारा जो देश में है बहुत मतलब ये है अनस्टेबल रहता है। दूसरा ये है कि डिमांड एंड प्राइस फोरकास्ट, हमारे प्राइस का भी पता नहीं चलता, हमारा कौन सा क्रॉप को क्या प्राइस मिलेगा। ऑफ कोर्स MSP है, लेकिन फिर भी वो ड्रिवन बाय डिमांड एंड सप्लाई से ड्रिवन होता है। उसमें तीसरा है कि जैसे मैनेजमेंट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस इंक्लूडिंग वर्टिब्रेट पेस्ट्स, वो भी होता है उसमें। जैसे मैनेजमेंट बायोटिक स्ट्रेस मतलब अगर उसमें कुछ डिजीज़ आ जाए तो भी प्रॉब्लम हो सकता है, पेस्ट अटैक आ जाए वो भी हो सकता है उसमें नेक्स्ट है कि एक्सेस टू क्रेडिट एमंग फार्मर्स। अभी किसान भाई को पैसा भी नहीं मिलता लगाने के लिए खेत में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो चाहिए उसको, खेती करने के लिए पैसा तो चाहिए, तो उसमें वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि बहुत बड़ा उसमें वो नहीं मिलता, लोगों को बहुत बार टाइम पे पैसे नहीं मिलते। उसमें है कि प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म क्रेडिट, उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन फाइनेंस टू प्रिवेंटिंग डिस्ट्रेस सेल बाय फार्मर्स। अभी पोस्ट प्रोडक्शन फाइनेंस का मतलब ऐसा है कि
अगर मेरा क्रॉप आ गया खेत से बाहर, उसको मैं क्रॉप कटिंग करता हूँ, मैं प्रोड्यूस मेरे मतलब घर में लाता हूँ, तो उसके बाद भी अगर मुझे पैसे की ज़रूरत है, अगर मार्केट में प्राइसेस कम है, तो अगर मुझे पैसे की तो ज़रूरत है लेकिन मार्केट में प्राइस कम है, तो मैं क्या करता हूँ, फिर भी मैं अगर पैसे की मुझे ज़रूरत है मैं बेच देता हूँ। लेकिन उसमें क्या होता है, फिर नुकसान फार्मर का होता है। दैट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। तो इसीलिए उसको उस टाइम में अगर वो उसका फाइनेंस मैनेजमेंट अगर हो, अगर मेरा क्रॉप मैं कहाँ किसी वेयर हाउस में रख के अगर मुझे पैसा मिलता है, तो दैट इज़ कॉल्ड पोस्ट प्रोडक्शन फाइनेंस। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में क्रॉप एंड एनिमल रिस्क थ्रू इंश्योरेंस। अभी इंश्योरेंस का बहुत ये चाहिए, क्रॉप का भी इंश्योरेंस चाहिए, एनिमल का भी रिस्क मतलब इंश्योरेंस चाहिए, तो ही मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ, एग्रीकल्चर रिस्क को मैं ज़रा कम कर सकता हूँ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी 11th है एम्पावरिंग फार्मर्स थ्रू एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, नॉलेज डिफ्यूजन एंड स्किल डेवलपमेंट। अभी देखिए इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एम्पावरिंग फार्मर्स थ्रू एग्रीकल्चर, जो कुछ नॉलेज हमारे देश में है, अभी इतने सारी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स है हमारे देश में, हर एक क्रॉप के ऊपर रिसर्च होता है, बहुत बड़ा नेटवर्क हमारे भारत देश में एग्रीकल्चर में काम करता है, एग्रीकल्चर रिसर्च में काम करता है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में काम करता है। तो उसका एक्सटेंशन जो करेक्ट नॉलेज है, जैसे लैब टू लैंड हम बोलते हैं, रिसर्च तो चाहिए, उसके साथ साथ हमको वो लैंड तक जाना चाहिए, हमारे खेत के मतलब खेत तक जाना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, नॉलेज डिफ्यूजन एंड स्किल डेवलपमेंट। जो कुछ नया स्किल हमारे यहाँ आता है उसको डिफ्यूजन चाहिए, वो नॉलेज खेत तक जाना चाहिए, किसान तक जाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 11th पॉइंट है मेरा। तो उसमें मेरा 12th उसमें है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ICT डिज़ाइंड टू सपोर्ट द डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम स्ट्रैटेजी। अभी इसमें देखिए, जैसे अभी अलग अलग संस्थाएं इसके ऊपर काम कर रही है, जैसे ICT एक मतलब संस्था है। ICT का मतलब इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है, वो उसका उपयोग करके, उसका यूज़ करके in the short run and help accelerate the pace of income enhancement on sustainable basis। देखिए उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 12वां पॉइंट। इसलिए इसमें भी अगर हमारे देश में अगर हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अगर हम हमारे किसान तक जाते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये होना आवश्यक है। अभी जो 13th और 13वां और लास्ट जो मेरा कंपोनेंट्स है, हम जिसकी चर्चा हम एग्री बिजनेस में कर रहे हैं, वो है कि स्ट्रक्चरल एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। देखिए स्ट्रक्चरल एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स क्या मतलब है, इंक्लूडिंग बिल्डिंग अ डेटाबेस ऑफ फार्मर्स। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का मतलब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश के किसान का जो सिस्टम पूरा हमारे देश में चल रही है, जो मार्केटिंग सिस्टम है, जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा देश का, या फिर हमारे देश का बाज़ार है, वो उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चरल उसमें चेंजेस होने चाहिए। गवर्नेंस रिफॉर्म्स का मतलब ही है, जैसे APMCs में है, उसमें भी बहुत सारा बदलाव हमको आना चाहिए, आया भी है। अभी हमारे कृषि बिल में जो हम कर रहे हैं उसमें आया भी है। तो ये उसमें चाहिए, क्यों, किस लिए चाहिए? टू फैसिलिटेट फार्मर एंड प्रोड्यूस मोबिलाइजेशन। फार्मर के लिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल। उसमें इंस्टीट्यूशनल का बहुत बड़ा रोल इम्पॉर्टेंट है फॉर द कोऑर्डिनेशन एंड कन्वर्जेंस, डिजिटल मॉनिटरिंग, डेटाबेस, डैशबोर्ड। देखिए डिजिटल का एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अभी एग्रीकल्चर में, क्योंकि हमारे देश में जो अनस्कैटर्ड है पूरा, जो भी हमारे डेटाबेस है फार्मर का, किसान का डेटाबेस अनस्कैटर्ड है, एक जगह सेंटर्ड नहीं है। तो वो एक जगह चाहिए। किस लिए चाहिए? फॉर मॉनिटरिंग द फील्ड डिलीवरी, यूटिलाइजिंग द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। हमारे देश में पंचायत राज का बहुत बड़ा नेटवर्क है,
ग्रामीण स्तर पर पूरा देश में इसका जो लेवल पे पंचायत राज का इंस्टीट्यूशन है उसका अगर यूज़ हमारे देश में किया जाए, सही मायने में उसका अगर यूज किया जाए, उपयोग किया जाए, तो फार्म इनकम मेजरमेंट, उसमें फार्म इनकम बढ़ सकता है। हमारे देश के किसान भाई का एग्री बिजनेस का बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर द इंक्लूसिव डेवलपमेंट। हमारा देश का अगर डेवलपमेंट चाहिए, हमारे एग्री बिजनेस का डेवलपमेंट चाहिए, तो उसमें ये सब चीज़ों का बहुत बड़ा रोल देखिए दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये मेरा 13 पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ये इम्पॉर्टेंट वीडियो आप देखिए, अगर समझ में नहीं आया तो उसको और रिपीट देखिए, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो दोस्तों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को मेरा लाइक कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू।